नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन में जो सवाल पूछा जाता है, 8वां सवाल विराम चिन्ह पर आधारित, उसके बारे में जानकारी लेंगे। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे एक वाक्य हमें दिया जाता है और उसमें विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल उपयोग करने के लिए हमें कहा जाता है। एक अंक के लिए यह सवाल हमें 8वें उप प्रश्न में पूछा जाता है। तो दोस्तों, विराम चिन्ह के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। यहाँ पर उदाहरण की सहायता से हम विराम चिन्ह समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य घोड़े को रोको मत जाने दो, और दूसरा घोड़े को रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से इनका भाव एक जैसा नहीं रहा। यही हमें इसके माध्यम से जानने का प्रयास करना है। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपने बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। उसमें पहला महत्वपूर्ण जो प्रकार है पूर्ण विराम, जिसे हम जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदियां सूप में फेंक कर चली गई, पूर्ण विराम। और दूसरा वाक्य दिया है, याद आया बाबूजी आ गए होंगे, पूर्ण विराम। इस तरीके से हम यहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। यहाँ पे ठहरो के बाद और हूँ के बाद अल्प विराम का उपयोग किया है। दूसरा वाक्य, ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, ऐसा काम पहली बार देख रहा था। कारीगिरी और बारीकी के बाद यहाँ पे अल्प विराम आया है। नंबर 3, अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपस में कितना भी लड़े टकराएं, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। नंबर 2, सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। पहले वाक्य में टकराए के बाद अर्धविराम का उपयोग किया है और दूसरे वाक्य में है के बाद अर्धविराम का उपयोग किया है। उसके बाद नंबर 4, प्रश्न सूचक चिन्ह। यह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण, क्या सामाजिक आंदोलनों का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा, प्रश्न सूचक चिन्ह। नंबर 2, तो दूध न देने की सजा उसे लाठियों से दी गई, प्रश्न चिन्ह। उसके बाद नंबर 5, योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि इसके दोनों और के शब्द परस्पर मिले हुए हैं। जैसे नंबर 1, दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। यहाँ पे दूर दूर और पानी ही पानी को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। और दूसरा वाक्य, लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। सिरहंसी 2 शब्दों में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। नंबर 6, विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह। नंबर 2, ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया, अद्भुत के बाद विस्मय सूचक चिन्ह। नंबर 7, इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1,
टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यहाँ पे टांग का टूटना के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास यह भी इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम इकहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद नंबर 8, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखना हो तब वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण दिया है, क्रिकेट खिलाड़ी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे। इस वाक्य को दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा है। नंबर 2, सिरचन ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में डाला है। नंबर 9, विवरण चिन्ह। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक होते हैं के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया है। नंबर 10, कोष्टक चिन्ह। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, गोपाल प्रसाद उमा से, कोष्टक चिन्ह में लिखा है उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद नंबर 2, राम स्वरूप, कोष्टक चिन्ह में चौंक कर बिजनेस, फिर से कोष्टक चिन्ह में समझ कर ओ अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो प्रकार है लाघव चिन्ह। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पंडित उसके बाद लाघव चिन्ह है पंडित के स्थान पर। इसके बाद हम चिन्ह, उसका नाम और उसका वाक्य में प्रयोग, यह एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक तालिका। यहाँ पे पहला चिन्ह दिया है पूर्णविराम, उसका नाम है पूर्णविराम और उसका वाक्य है, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। उसके बाद नंबर 2 जो है चिन्ह हमें नजर आ रहा है अल्पविराम, अरे हाँ देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए। हाँ और देखो के बाद अल्पविराम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नंबर 3 अर्धविराम। हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है, विकास के बाद अर्धविराम। नंबर 4 प्रश्न सूचक चिन्ह। यह गाय क्या आप लोगों की है, प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद नंबर 5 योजक चिन्ह। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यहाँ पे योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है, प्रयोग किया गया है। नंबर 6 विस्मय सूचक चिन्ह। जाने दे बेटी जी छोटा न कर, यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 7 इकहरा उद्धरण चिन्ह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। नंबर 8 हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे हम कह सकते हैं, उसका उदाहरण इस प्रकार है, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। नंबर 9 जो है चिन्ह विवरण चिन्ह, विवरण के लिए नीचे देखिए, उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और नंबर 10 कोष्टक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। मनु हंसते हुए, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं, मनु के बाद हंसते हुए को कोष्टक चिन्ह में लिखा गया है। उसके बाद आखिरी जो है लाघव चिन्ह है, कृ प्रू उ, कृपया पृष्ठ उल्टिए के स्थान पर यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस तालिका के माध्यम से सभी चिन्ह समझने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। इस प्रकार का सवाल हमें पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पे 10 वाक्य दिए गए हैं। कक्षा 10वीं का जो पाठ्यपुस्तक है उसमें पन्ना नंबर 9 पर यह सवाल दिया गया है। उसके इस वीडियो की सहायता से हम इसका जवाब लिख सकते हैं।
तो आप सभी छात्रों को यह सवाल लिखने का प्रयास करना है और विराम चिन्हों का प्रयोग करके यह फिर से लिखने हैं। इसमें दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। यहाँ पे एक तालिका में विराम चिन्ह दिए गए हैं और उन विराम चिन्हों का उपयोग करके एक परिच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। तो सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक परिच्छेद आपको लिखना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों के प्रकार और उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, यह सब हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।